शहर के एक शांत कोने में स्थित शांति सदन नाम का वह घर अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। सुबह की पहली किरण जब आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ती तो मधु अपनी दिनचर्या शुरू कर चुकी होती थी। मधु इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका दर्जा एक बेटी से कम नहीं था। मधु के पति सुमित एक बैंक अधिकारी थे और स्वभाव से अत्यंत सरल। मधु की सासू माँ विमला जी पुराने ख्यालातों की होते हुए भी न्यायप्रिय महिला थीं। उस घर की दीवारों में खुशियां रची बसी थीं। मधु का कमरा हमेशा करीने से सजा रहता। उसकी अलमारी के एक गुप्त कोने में एक मखमल का डिब्बा था। उस डिब्बे में वह नवलखा हार था जो मधु को उसके पिता ने अपनी वसीयत बेच कर दिया था। वह हार मधु के लिए सिर्फ आभूषण नहीं, उसके पिता का आशीर्वाद था। तान्या का आगमन और ईर्ष्या का बीज। तान्या, सुमित की छोटी बहन, अपने ससुराल से मायके आई थी। तान्या सुंदर थी, लेकिन उसे दिखावे की बहुत आदत थी। उसके ससुराल वाले संपन्न थे, फिर भी तान्या की नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर टिकी रहती थी। एक दोपहर जब घर के पुरुष काम पर गए थे, तान्या मधु के कमरे में आई। उसने देखा कि मधु अपने गहनों की सफाई कर रही थी। जैसे ही मधु ने वह हीरे और सोने का जड़ाऊ हार निकाला, तान्या की आंखें चौंधिया गईं। भाभी, यह तो अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसा डिजाइन किसी शोरूम में नहीं देखा। तान्या ने हार को छूते हुए कहा। मधु ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है तान्या। उन्होंने इसके लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक का एक हिस्सा बेच दिया था। तान्या के मन में अचानक एक टीस उठी। उसे लगा कि उसकी भाभी के पास इतना महंगा हार क्यों है, जबकि वह खुद इस घर की बेटी है। उसने तुरंत पासा फेंका। भाभी, अगले हफ्ते मेरी सबसे अच्छी सहेली की शादी है। अगर मैं यह पहनकर जाऊंगी तो ससुराल में मेरी साख बढ़ जाएगी। क्या आप मुझे यह कुछ दिनों के लिए दे सकती हैं? इनकार की कड़वाहट। मधु एक पल के लिए ठिठक गई। उसे पता था कि तान्या चीजों के प्रति लापरवाह है। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, देखो तान्या, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम मेरे दूसरे गहने ले जाओ, कपड़े ले जाओ, मुझे खुशी होगी। लेकिन यह हार, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती हूँ। बाबूजी ने कहा था कि इसे कभी अपनी आंखों से ओझल मत करना। मुझे इसे किसी के देने में बहुत डर लगता है। तान्या का चेहरा तमतमा उठा। उसे लगा कि यह उसका अपमान है। अच्छा, तो अब इस घर में मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी भाभी का हार मांग सकूं? आप तो इसे ऐसे बचा रही हैं जैसे कोई खजाना हो। वह पैर पटकते हुए अपनी मां के कमरे में चली गई। विमला जी ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटी, वह उसका स्त्री धन है, उसकी भावनाओं को समझ। पर तान्या के कान बंद हो चुके थे। उसके मन में अब प्यार नहीं, प्रतिशोध की भावना जाग उठी। तान्या ने घर में एक अजीब सा माहौल बना दिया। वह बात बात पर चिढ़ने लगी। उसने देखा कि मधु रोज दोपहर को 2 घंटे के लिए रसोई में घर के काम और शाम के नाश्ते की तैयारी में व्यस्त रहती है। यही वह समय था जब ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सुनसान रहता था। उसने मधु की चाबियों के गुच्छे की नकल बनाने के लिए साबुन की टिकिया पर छाप ले ली थी जब मधु नहाने गई थी। अगले दिन उसने बाजार जाकर एक नकली चाबी बनवा ली। अब वह बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। शादी से ठीक 2 दिन पहले तान्या ने योजना को अंजाम देने का सोचा। उसने घर में घोषणा की, माँ, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी। ससुराल से फोन आया था। मधु को लगा कि शायद तान्या का गुस्सा शांत हो गया है, इसलिए उसने उसके लिए उसकी पसंद के पकवान बनाए। दोपहर के 3 बजे थे। विमला जी सो रही थीं। मधु रसोई में तान्या के लिए विदाई का नाश्ता तैयार कर रही थी। तान्या दबे पांव मधु के कमरे में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। वह मखमल का डिब्बा वहीं था। उसने हार निकाला और उसे अपनी पुरानी साड़ी की परतों के बीच लपेटकर अपने सूटकेस की जिप के अंदर छिपा दिया। उसने खाली डिब्बा वापस वहीं रख दिया ताकि तुरंत किसी को शक न हो। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसके माथे पर पसीना था। मधु ने उसे देख लिया और पूछा, क्या हुआ तान्या, तुम ठीक तो हो? तान्या ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ भाभी,
बस अपना सामान पैक कर रही थी। अगली सुबह तान्या जाने के लिए तैयार थी। वह बार बार अपने सूटकेस को देख रही थी। मधु को कुछ अजीब लगा। तान्या आमतौर पर विदाई के समय भावुक हो जाती थी, लेकिन आज वह भागने की फिराक में थी। तभी मधु को याद आया कि उसे तान्या को अपनी तरफ से एक छोटी सोने की अंगूठी उपहार में देनी थी, जो उसने अलमारी में ही रखी थी। मधु ऊपर गई और जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसकी नज़र उस मखमल के डिब्बे पर पड़ी। वह थोड़ा खुला हुआ था। मधु ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा गिर गया। डिब्बा खाली था। उसके भीतर जैसे एक ज्वालामुखी फट पड़ा। वह नीचे आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तान्या, रुको! मधु की आवाज में वह कड़क थी जो घर वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह मंदिर का प्रसाद नहीं है। सुमित और विमला जी भी बाहर आ गए। क्या हुआ बहू? विमला जी ने पूछा। मधु ने सीधे तान्या की आंखों में देखा। तान्या, मेरा हार कहाँ है? तान्या ने अभिनय शुरू किया। कैसा हार भाभी? मुझे क्या पता? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? मधु ने बिना कुछ कहे तान्या का सूटकेस खींचा और उसकी जिप खोल दी। तान्या चिल्लाने लगी, यह मेरी निजता का अपमान है। माँ देखो, यह बहू मुझे चोर समझ रही है। लेकिन जैसे ही मधु ने वह पुरानी साड़ी झटकी, हीरा और सोना फर्श पर चमकने लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। मधु ने हार उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, तान्या जी, आपने कहा था कि ये सिर्फ गहने हैं। नहीं, ये मेरे पिता का स्वाभिमान है, मेरी माँ की ममता है। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से उठाया और झोली में डाल लिया। अगर मांगती तो शायद मैं जान दे देती, पर आपने तो रिश्ता ही मार दिया। विमला जी ने आगे बढ़कर तान्या को एक जोरदार तमाचा जड़ा। आज तूने एक माँ का सिर नीचा कर दिया। जिस घर से तू विदा होकर गई थी, उसी घर में सेंध लगा दी। तान्या के पास छिपने की जगह नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। उसने मधु के पैर पकड़ लिए। भाभी, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, पर नफरत मत कीजिए। मधु ने हार को वापस डिब्बे में रखा और तान्या को उठाकर गले से लगा लिया। पुलिस नहीं तान्या, आज से तुम इस घर की बेटी नहीं, सिर्फ एक मेहमान हो, जब तक कि तुम अपना विश्वास दोबारा नहीं कमा लेती। उस दिन के बाद शांति सदन में गहनों की चमक से ज्यादा रिश्तों की सच्चाई पर जोर दिया जाने लगा। तान्या बदल चुकी थी और मधु ने सिखा दिया था कि ममता का मतलब कमजोरी नहीं, बेटी, बल्कि मर्यादा की रक्षा करना भी है।